हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट सम कर रहे हैं बेस्ड ऑन टॉपिक कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो सम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये मोस्टली मैक्सिमम कॉलेजेस में क्वेश्चन बैंक में भी डालते हैं, आपके IO2 में रहेगा या IA1 में रहेगा। फिर यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी आते हैं इसी टाइप के। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सम पक्का है, आपको आपके क्वेश्चन बैंक मतलब IA2 या IA1 में या फिर आपके मेन एग्जामिनेशन में जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है। तो इसको समझते हैं। तो पहले ये क्या दिया है देखो जरा समझेंगे। इफ अ रैंडम वेरिएबल x follows what Poisson distribution such that p of x is equal to 2 is equal to 9 of probability x is equal to 4 plus 90 probability of x is equal to 6, then find mean and variance। तो पहले तो ये समझते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ये जो मैंने लिखा है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है, डेफिनेशन फॉर्मूला है। ओके, इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए इसमें वो है मीन इज इक्वल टू m होता है, m इज अ पैरामीटर, वो होता है, इसको डिराइव करके लाया गया है, तो मीन इज इक्वल टू m होता है और वेरिएंस भी इसमें m होता है। तो कहने का मतलब ये है मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m। ये चीज किसमें है, किसमें एप्लीकेबल है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी ये तो समझ में आ गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस 90 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो मतलब ये 2 हो गया बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 ले लेंगे तो e रेज टू माइनस m रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 e रेज टू माइनस m रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 90 e रेज टू माइनस m रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली e रेज टू माइनस m, तो चलो यहां पर वैसे का वैसे ये m स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया 9 e रेज। अच्छा, इसमें भी मैं क्या कर सकता हूं, e रेज टू माइनस m कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने e रेज टू माइनस m कॉमन निकाला। ओके, एंड देन ये हो गया 9 m रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब यहां पर भी देखो e रेज टू माइनस m मैंने निकाला, e रेज टू माइनस m मैंने निकाला कॉमन, m स्क्वायर भी कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप आपका बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, e रेज टू माइनस m स्क्वायर दोनों भी कॉमन निकाल ले रहा हूं। अब क्या बचेगा देखो, बच गया 9m स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड यहां पर बच गया 90m रेज टू 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल, सिंपल। ओके, अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, देखो ये तो चला गया, सिंपल है, बचा क्या, हाफ इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन यहां पर 90m रेज टू 4 इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ये 6 फैक्टोरियल, अब डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो यहां पे सीधा ये 3 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 1 एंड दिस इज 30, 6 1 6 5 30 और ये 5 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहां पर, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा हाफ, ये हो गया 3m स्क्वायर बाय 4 2 8 एंड देन यहां पे क्या बचा, यहां पे कुछ नहीं बचा, m रेज टू 4 बचा ऊपर और नीचे बच गया 4 2 8। इसका मतलब डिनोमिनेटर 8 यहां पे कॉमन है, तो मैं एक काम कर सकता हूं इसको आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये तो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो पूरे बॉक्स के अंदर ही रख दिया मैंने। ये मैं क्या कर सकता हूं, ये हो गया हाफ, ये हो गया 3m स्क्वायर प्लस m रेज टू 4 अपॉन 8 है, तो ये 8 यहां पे आ गया, 8/2 हो गया, 3m स्क्वायर प्लस m रेज टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3m स्क्वायर प्लस m रेज टू 4। ओके, अब ये क्या हो जाएगा देखो, सो दिस विल बिकम व्हाट, विल टेक m रेज टू 4 plus 3m square and this 4 will go to the right hand side which becomes minus 4 equal to 0, simple। अब ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है,
ठीक है, मैं इसको एज्यूम करूंगा, मैं इसमें एज्यूम करूंगा कि भाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप जैसे इसको कैलकुलेटर में डालते हैं या फिर इसको आप साइमल्टेनियसली मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 1 4 और 3x भी हो गया, ठीक है। तो ये x प्लस 4 एक हो जाएगा, माइनस कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 एक आ गया और एक आ गया x माइनस 1। तो बेसिकली x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 4 या फिर x इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, ये इतना ज्यादा नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया x मतलब क्या हो गया, ये हो गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है, ये दो एम स्क्वायर की वैल्यू आया, ये इग्नोर होगा, इग्नोर, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी बोल सकता हूं, करेक्ट है, क्योंकि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब हमको क्या चाहिए, मैं इसको लूंगा मीन को पॉजिटिव 1। ओके, अब मेरा आ गया m, मुझे m आ चुका है, मुझे m आ चुका है, मुझे करना फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो मैंने क्या बोला था, मीन भी m होता है, वेरिएंस भी m होता है, तो इसका मतलब मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m, विच इज नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि मीन इज इक्वल टू m विच इज 1, वेरिएंस इज इक्वल टू m विच इज 1। तो मैं बोल सकता हूं कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा मीन और वेरिएंस भी आ गया। तो ये सब बहुत ही इजी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैंने जब ये कर दिया ना, इसको आप कैलकुलेटर में डाल दो तो इतना स्टेप आपका बच जाएगा, आपको x का डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगा। फिर x की जगह पे m स्क्वायर पुट करके समझ में आ जाएगा, नेगेटिव है उसको इग्नोर करना है, फिर पॉजिटिव वाला लिया, प्लस 1 लिया, और मीन ही m है, वेरिएंस ही m है, तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये डिराइव्ड है कि मीन इज इक्वल टू m पैरामीटर होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू m होता है इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम लोग इतना सम होने के बाद ये मुझे क्लियर हो गया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, इसमें ये कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, कोई भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सम में ये कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, एंड उसी को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सम में, जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके लिए जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो जरा लिख लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, मतलब m मतलब मीन एंड सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहां पर मुझे पता है कि गिवन में मुझे जो दिया है वो क्या है, m इज इक्वल टू 9 है एंड सिग्मा इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या दिया है, सिग्मा इज इक्वल टू 6। ओके, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं z निकालूंगा, x माइनस एम अपॉन सिग्मा, तो x माइनस एम कितना है, 9 है और ये 6 है, तो मेरे पास z तो अवेलेबल हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, इट इज x माइनस 15 का मॉडुलस लेस देन 1। अब जैसे ही ये आएगा, मेरा काम है इस x वाले पार्ट को z से रिप्लेस करना, मॉडुलस वैसा का वैसे लिखूंगा मैं, एंड ये हो जाएगा लेस देन 1। लेकिन आएगा क्या जरा समझो, x इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 15, ठीक है, x इज इक्वल टू 15। तो जैसे मैं x इज इक्वल टू 15 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 15 माइनस m मतलब 9 अपॉन 6, ये कितना हो गया, 15 माइनस m 6 अपॉन 6 विच इज 1। इसलिए मुझे आपको ये बताना था कि अब मैं जब लिखूंगा इसको प्रोबेबिलिटी, तो मॉड्यूलस वैसा का वैसे ही x माइनस 15 की जगह हो जाएगा z, और ये हमको 1 आया ना, तो ये हो जाएगा लेस देन 1। अब z मॉड्यूलस का मतलब क्या है, यहाँ पर z मॉड्यूलस का मतलब होता है कि प्लस माइनस दोनों, तो मैं यहां लिखूंगा इसका मतलब है -1 to 1। इसका मतलब यह है अगर कोई एरिया
-1 to 1 है, इसका मतलब अगर मैं 0 to 1 निकालूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो भी चलेगा। तो देखो है ना, ये इतना पार्ट अगर इक्वल है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर ऐसा है, ये 0 to 1 है, -1 है, ये निकाल लो और इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम चीज यहां पर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 to 1, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा 2 इंटू 0 to 1 के लिए क्या है, पॉइंट गिवन में दिया है 34.3413, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6286, तो हो जाएगा 0.6826। यह है आपका प्रोबेबिलिटी x माइनस 15 मॉडुलस का जो आपको दिया था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, यह है उसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला लगा और जो प्रोबेबिलिटी बोला उसको सॉल्व किया है। यहां मॉडुलस आने की वजह से हमें ये करना पड़ा, मॉडुलस नहीं होता ना तो सीधा z लेस देन 1 ही होता और उसके हिसाब से हम वैल्यूज निकालते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक और सम जो है बेस्ड ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसमें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है, तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब भी किसी भी केस में डिफेक्टिव यज्ञ वगैरह का बात होता है, डिफेक्टिव या फिर एक्सीडेंट वगैरह का बात होता है, तो समझ जाने का ये बात हो रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो अभी इसकी बात करेंगे। तो देखो क्या हुआ, जरा समझो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस, ओके। हम लोग फ्यूजेस की बात कर रहे हैं। विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ, तो n हमारे पास 200 है, ठीक है। एक बॉक्स है उसके अंदर 200 फ्यूजेस है। इफ एक्सपीरियंस शोज दैट 2%, मतलब प्रोबेबिलिटी 2% है, 2% मतलब 2/100 हुआ, इसका मतलब 0.02, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, e⁻m m⁻x फैक्टोरियल। मुझे m पैरामीटर चाहिए, m पैरामीटर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, m इज इक्वल टू np होता है, m इज इक्वल टू np होता है। तो n कितना है भाई, 200 इंटू 0.02, तो ये आ गया 4, मतलब m मेरे को आ गया है 4, ठीक है। तो ये मुझे 4 मिल गया m, ओके। अब मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव पीसेस हमको सॉल्व करके देना है। अब 5 डिफेक्टिव पीसेस करना है मतलब लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, x 0 1 2 3 4 5 पूरा। तो हम लोग हर एक के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा e रेस टू, अगर मैं इसको लिखूं कि इसका प्रोबेबिलिटी जो बनेगा वो क्या बनेगा, e⁻⁴ 4x अपॉन x फैक्टोरियल, ये हमारा प्रोबेबिलिटी बना, ओके। अब x का वैल्यू एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, तो इससे हमें मिल जाएगा e⁻⁴ 4:0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e⁻⁴ 4:1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e⁻⁴ 4:2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e⁻⁴ 4³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, e⁻⁴ 4:4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन e⁻⁴ 4:5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, e⁻⁴ पूरा कॉमन है, 4:0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, ठीक है। ये हो गया 4/1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, ये हो गया 16/2, ये हो गया 4³ मतलब 64/3 फैक्टोरियल मतलब 6, एंड ये हो जाएगा 4:4 मतलब 256 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12, 12 2 24, एंड 4:5 मतलब 4:5 आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में कर सकते हैं, और ये 120। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालूं, ठीक है, 1 + 4/1 16/2 64/6 है ना, तो हमको 256/24 हमको आंसर आ रहा है 643/15, तो ये हमको आ गया 643/15। तो
तो e⁻⁴ इंटू 643/15। ओके, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इंटू जो भी आंसर आया है, ओके, उसमें इंटू हम लोग को e⁻⁴ का वैल्यू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा x⁻⁴। तो यहां पर हम लोग को आ गया है 0.78। मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है, इसका जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है एटमोस्ट का, वो कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग एज 0.7851। मतलब दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, हमको दिया था 200 फ्यूजेस, n लिखा, प्रोबेबिलिटी 2% बोला तो 2/100 मतलब 0.02, m निकाल लिया, जो एक पैरामीटर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पर मैंने 4 लिख दिया, देखिए आप। उसके बाद मैंने क्या किया, एटमोस्ट बोलेगा तो लेस देन, एटलीस्ट बोलेगा तो ग्रेटर देन, यहां पर एटमोस्ट 5 बोला है, एटमोस्ट में 5 भी काउंट होगा, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया, इसीलिए मतलब 0 1 2 3 4 5 पूरा आएगा। एंड देन अब बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे लोग का ये भी सवाल होता है, सर 0 क्यों लिया? 0 लेने का इंटेंशन ये होता है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक भी बल्ब, जब हम लोग बॉक्स में 200 जब एक बल्ब लगाएंगे, एक बॉक्स मंगाएंगे जिसमें 200 बल्ब होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, तो हमें उस हिसाब से काउंट लेना पड़ता है। तो 0 1 2 3 4 5 लिया, उसको सॉल्व किया, एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं एक और सम। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इफ 30% of the students got below 35 marks and 10% got above 60 marks, find mean and standard deviation। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मतलब मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला, मतलब z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, इसका मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाऊं, तो क्या हो रहा है, जरा देखो क्या बोला है। क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखना, 0.5 प्रोबेबिलिटी यहां होता है, 0.5 यहां होता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी -∞ टू इन्फिनिटी, बीच में जो 0 होता है, यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। आधा लेफ्ट साइड 0.5 है, आधा राइट साइड 0.5 है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैंने लिखने के बाद मेरा ध्यान क्वेश्चन पे जाना चाहिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन follows normal distribution if 30% of the students got below 35। तो समझ लो यहां पर 35 है और ये आपका रीजन है बिलो 35 वाला, और ऐसे कितने लोग हैं, 30% लोग हैं। कितने लोग हैं, 30%, मतलब कितना बच गया, ये 20% लोग बच गए यहां पर, ठीक है, जो पास हो रहे हैं। मैं लेफ्ट साइड की बात किया मैंने। एंड 10% गॉट अबोव 60, तो 10% मतलब ओनली दिस मच, 10% गॉट अबोव 60, मतलब मैं यहां पे 60 लिखूंगा, अबोव 60 है। ओके, तो ये कितने हो गए फिर, 40% हो गए, क्योंकि ये 50% है और ये 50% है, बराबर। तो ये बेसिकली कितना हो गया, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.4, और बीच का है मीडियन वैल्यू। ओके, ओके, बीच का है, मैं यहां पे लिख देता हूं m, एग्जैक्टली मीडियन वैल्यू। सर आपने क्या किया, सबसे पहले तो समझो कि मैंने 30% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट बिलो 35 मार्क्स, मतलब 30% इस तरफ, उनको 35 में से कम मार्क्स मिले हैं, 60 अबोव ऐसे 10% है। अब जब भी परसेंटेज की बात होती है ना, इसका मतलब आपको उन्होंने प्रोबेबिलिटी दिया है, जो हम लोग इसके पहले समय फाइंड कर रहे थे, इसमें इस बार प्रोबेबिलिटी दिया है, आपको फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा अपोजिट रिवर्स प्रॉब्लम का सम बोल सकते हैं हम लोग इसे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला चीज कि मुझे पता है कि यहां पर 0.2 है, ठीक है, तो ये हो गया z इज इक्वल टू, पहले तो x माइनस m अपॉन सिग्मा है। ओके, अब अगर मैं सॉल्व करूं फॉर x इज इक्वल टू 35 के लिए, मैं 35 की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या बच गया, 0.2 बच गया, मतलब लेफ्ट साइड वाले पार्ट की 0.2 करस्पॉन्ड्स टू 0.2 करस्पॉन्ड्स टू z 0.525। ओके, देखो यहां पे मैंने लिखा है, ये गिवन में दिया है, ठीक है। ओके, ये z आपको टेबल चार्ट से मिल जाएगा, तो 0.525 बिटवीन
बिटवीन 35 एंड m, देखो ना इन दोनों का क्या है 35 एंड m, एंड फॉर x इज इक्वल टू 60 के लिए, जब मैं 60 की बात करता हूं तो कितना बच गया इसमें 0.4, तो 0.4 करस्पॉन्ड्स टू z कितना है 1.283 गिवन में दिया है, ठीक है 1.283 बिटवीन m एंड 60, देखो m से लेके 60 तक, तो m एंड 60। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया है, मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने बोला 35 के लिए 35 और m के बीच में कितना एरिया है 0.2, तो 0.2 का z क्या होगा 0.525, वैसे ही m और 60 के बीच में कितना एरिया है 0.4 जो बच गया था, तो 0.4 करस्पॉन्ड टू हाउ मच वो लिख दिया मैंने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मतलब सिर्फ इसके लिए मैं कर रहा हूं z इज इक्वल टू एक्स एम अपॉन सिग्मा, और फिर अभी इसके लिए करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, दोनों का फॉर्मूला लिख लिया। z पॉइंट मतलब 35 के लिए z कितना है 0.525, z ये x है 35, ये होगा m अपॉन सिग्मा, वैसे ही यहां पर z कितना है 1.283, ये होगा 60 माइनस m अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं जरा समझो, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ये जो 0.525 आया है वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरवल की तरफ है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरवल की तरफ है, नेगेटिव इंटरवल, तो उसका z भी नेगेटिव आएगा, इसलिए हमको ये तो चार्ट से मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड होने की वजह से हम इसको नेगेटिव लेंगे और ये राइट साइड होने की वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -525 सिग्मा इज इक्वल टू 35 माइनस एम, एम यहां पे लेके आ जाऊंगा, तो m माइनस 0.525 सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज 1.283 सिग्मा इज इक्वल टू 60 माइनस एम, एम को यहां लेके आ जाएंगे, तो m प्लस 1.283 सिग्मा इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, इसी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको सॉल्व कर लेना है, इसी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस से आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर में जैसे पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूं, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ठीक है, तो क्या होगा, एक हमको मिल रहा है 1, उसके बाद है -0.525, ओके, एंड इधर मिल रहा है 35, दूसरा है 1 m का कोफिशिएंट, और ये है 1.283, ओके, एंड देन हमको यहाँ पे 60 मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यू मिल रही है, वो है x इज इक्वल टू, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, दिस वैल्यू विल बी, उसमें कैलकुलेटर में रॉन्ग बता रहा है, ओके, तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको जो m मिलेगा दैट विल बी 42.26, ओके, 13.83 एंड 42.26, ठीक है। तो m हमें मिल जाएगा 13.83 एंड सिग्मा हमें मिल जाएगा 42.86, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, 13.83 एंड 42.26, तो ये हमको साइमल्टेनियसली मिल जाएगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, ओके, तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया, सिंपल है, जो दिया है उसको सॉल्व किया है और कुछ नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। बहुत इजी है, गिवन एरिया में दिया है, अगर ये नहीं दिया है तो आपको टेबल से फाइंड करना होगा, एंड इट्स वेरी सिंपल। पहले एक 35 का निकाल लिया z, फिर एक 60 का निकाल लिया, 35 वाले z मतलब जो इस तरफ है उसका z नेगेटिव लिया, जो कि टेबल चार्ट से मिल जाएगा, इसका z पॉजिटिव ही लिया क्योंकि वो राइट साइड में है, एंड देन साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड कर दिया जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।